नमस्कार। हम आज की इस वीडियो में कक्षा एकादशी जीव विज्ञान के अध्याय 4 के भाग 1 प्रकरण है प्राणियों का वर्गीकरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हमारे आसपास जितने भी धरती पर जीव उपलब्ध हैं उन सभी का अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है। इसके लिए समानता और असमानता के आधार पर इन प्राणियों या इन जंतुओं को अलग अलग वर्गों अलग अलग समूहों में बांटा गया, जिससे इनकी अध्ययन की जो सुगमता है वो बनी रहे। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम प्राणियों की विभिन्न संरचना और स्वरूपों का अध्ययन करते हैं या देखते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, यानी इतना प्राणी जो हैं जिनके बारे में खोज भी हो चुकी है और इनका वर्णन भी विस्तृत रूप से किया जा चुका है। इसलिए वर्गीकरण का महत्व और अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। यानी वर्णन करने के बाद हमें ये पता लगता है कि कौन से लक्षण आपस में प्राणियों में मिलते हैं, किन प्राणियों के लक्षण ज़्यादा नज़दीक है, किन प्राणियों के लक्षण नज़दीक नहीं है यानी असमान है। तो उसके आधार पर अलग अलग इनके समूह बने जाते हैं और समूह के अनुसार उन प्राणियों को साथ रखा जाता है। जिनके लक्षण समान होते हैं, जिनमें भिन्नता होती है, उनको दूसरे समूह में रखा जाता है, स्थान दिया जाता है। अब वर्गीकरण करते हैं प्राणियों का तो उसके भी कुछ आधार होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कुछ आधार निश्चित किए। प्राणियों की संरचना और आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका की व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। यानी जो प्राणी जिनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिनके बारे में वर्णन किया जा चुका है, उनके अंदर इन आधारभूत लक्षणों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर उनको एक ही समूह रखते हैं। या दूसरे समूह में रखना है तो दूसरे समूह के अंदर जो जीव पाए जाते हैं या प्राणी होते हैं उनके अंदर भी आपस में कुछ न कुछ समानताएं होती हैं, जिसके आधार पर उनको समूह विशेष में स्थान दिया जाता है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। इनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकरण में दी गई हैं। पहला है संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। यानी कोशिकाएं अधिक हो सकती है जीवों के शरीर में, लेकिन सभी का शारीरिक संगठन जो है वो एक जैसा नहीं होता। किसी की शरीर में कोशिकाएं ही शरीर का सारा कार्य करती हैं तो कोशिका के स्तर का संगठन होता है। किसी में कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर लेती है तो उत्तक स्तर का संगठन होता है। उदाहरण के लिए स्पंज जो पोरिफेरा के सदस्य हैं, इनमें कोशिका बिखरे हुए समूह में होती है, अर्थात ये कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। यानी पोरिफेरा की बात करें तो उदाहरण के रूप में स्पंज को देते हैं तो इसमें कोशिकाएं समूह में बिखरी होती हैं और समूह के स्तर पर कार्य करती हैं और कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कार्य का बंटवारा होता है, जिसके आधार पर अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य को देखती है। फिर है सिलिंड्रेट। जो सिलिंड्रेट संघ के जीव होते हैं, उन जीवों की कोशिकाओं की व्यवस्था थोड़ी अधिक व्यवस्थित होती हैं। इनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर उत्तक के रूप में करती है, यानी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर लेती हैं और उत्तक ही कार्य विशेष को देखते हैं। तो इनमें सिलिंड्रेटा की बात करें तो इनमें उत्तकीय स्तर का शारीरिक संगठन इन जीवों में पाया जाता है, इसलिए इसे उत्तक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे
उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में होता है या अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक खुद मिलकर या संगठित होकर अंग का निर्माण कर लेते हैं। और अंग, प्रत्येक जो अंग होता है वो विशेष कार्य करता है। यानी जब ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बनते हैं, और अंग जब कार्य करते हैं तो ऐसे संगठन, ऐसे प्राणी में पाया जाने वाला संगठन अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस और इससे कुछ अन्य उच्च संघों के जंतुओं में पाया जाता है। प्राणियों में जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा और जो कॉर्डेट्स होते हैं, उनके अंग मिलकर तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। यानी अंग मिलने से अंग तंत्र बन जाते हैं, और उनमें शारीरिक संगठन के रूप में अंग तंत्र कार्य करता है। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इसी तरह की संरचना अंग तंत्र के इस तरह का संगठन कहा जाता है। यानी जब अंग मिलकर एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, तो इसमें मुख से लेकर गुदा तक विभिन्न अंग होते हैं जो आपस में मिलकर पूरे पाचन प्रक्रिया को और सुचारू करते हैं या पाचन क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इसमें अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, परिसंचरण तंत्र हुआ, तो इनमें अंग तंत्र का जो स्तर होता है, शारीरिक संगठन, वो पाया जाता है, जिसमें एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा और कॉर्डेट्स आते हैं। विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं दर्शाते हैं। यानी अलग अलग प्राणी समूह में अलग अलग प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण और पूर्ण दोनों होते हैं। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, यानी जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। यानी भोजन का ग्रहण और अवशिष्ट पदार्थों में निकलना एक ही भाग से होता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में ऐसा होता है। यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जो प्राणी है उनमें मुख और गुदा का कार्य एक ही छिद्र करता है। और पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा अलग होते हैं। तो इनका पाचन तंत्र जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अलावा जो है, जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र भी पाया जाता है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक खुला तथा दूसरा बंद। खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर की ओर भेजा जाता है तथा कोशिका और ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। यानी कोई भी शिराएं और धमनियां इस रक्त को ले जाने के लिए नहीं होती। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त का संचार हृदय से विभिन्न प्रकार की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें धमनी है, शिराएं हैं, केशिकाएं हैं जो उससे पतली नलिकाएं होती हैं। तो इनके माध्यम से रक्त का संचार जो होता है एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचने का होता है, वो करता है। और हृदय के द्वारा भी जाता है और अंगों से वापस भी आता है। तो ये सारा कार्य बंद परिसंचरण तंत्र में होता है। तो इस प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, खुला और बंद। अब है सममिति, यानी सिमेट्रिकल स्टेज जो होती है। प्राणी का शरीर बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता। नहीं बांटा जा सकता तो उसमें सममिति नहीं होती, और बांटा जा सकता है तो किस आधार पर बांटा जाएगा। तो इसमें स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपने आलू का उदाहरण ले लिया, इसको काटना है तो बराबर दो भागों में काटना है, तो संभव नहीं कि आकृति को एकदम राउंड यानी गोल नहीं होती। तो उसी प्रकार स्पंज भी आता है तो उसकी कोई आकृति भी फिक्स नहीं होती, तो वो असममित प्राणी कहलाते, जिनके शरीर को बराबर दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति कहलाती है असममित। और जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे तो इसे अरीय सममिति कहलाते हैं। यानी काट कहीं से भी शुरू करें लेकिन केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो गोल आकार के जो जीव होते हैं उनमें इस प्रकार की सममिति पाई जाती है, जो काट कहीं से काटो लेकिन केंद्र से होकर गुजरे और उसे दो बराबर भागों में बांट दे तो उसे बोलते हैं अरीय सममिति। उदाहरण के लिए टीनोफोरा और एकानोडर्मेटा इसी प्रकार की सममिति दर्शाते हैं, किंतु एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा है, इनमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बांटा जाता है। लेकिन एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है,
इसमें एक ही अक्ष से ऐसी रेखा गुजरेगी जो शरीर को बराबर दो भागों में बांट सकती है, यानी हर एक सिरे से इसको बराबर दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। केवल एक अक्ष से ऐसी रेखा गुजरती है जो केंद्र से होकर निकलेगी और उसको शरीर को दो भागों में बांट देती है। इसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, यानी शरीर बराबर दो भागों में बंट जाता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, हमने चर्चा की कि अरीय सममिति यानी शरीर को किसी भी अक्ष से काटो बराबर। देखिएगा यहाँ पर कुछ चित्र से स्पष्ट है, इसमें देखिएगा ये कट इस प्रकार भी दो बार बांट सकता है भागों में, इस प्रकार भी बांट सकता है, इस प्रकार। यानी ये कट कहीं से भी लगाएं, लेकिन जो काट होता है वो केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो बराबर दो भागों में जीव को बांट सकता है, तो ये अरीय सममिति कहलाती है। यह है द्विपार्श्व सममिति। इसमें अगर इसके शरीर को बराबर दो भागों में बांटना है तो उसके लिए हमें केवल एक काट ऐसा है जो इस अक्ष से होकर गुजरेगा, वो इसको दो बराबर भागों में बांट सकता है। बाकी ऐसा कोई भी काट नहीं होगा जो इसको बराबर दो भागों में बांट सके, तो ये कहलाती है द्विपार्श्व। दोनों पार्श्व एक जैसे होते हैं दिखने में। अब है द्विकोरक या त्रिकोरक संगठन, यानी जो शरीर होता है वो या तो दो भ्रूणीय स्तरों से बना होता है तो द्विकोरकी या द्विकोरक स्टेज कहलाती है, और शरीर तीन स्तरों से बना होता है तो त्रिकोरक स्टेज कहलाती है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जैसे बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, आंतरिक एंडोडर्म अंतत्वचा, तो ये द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंटेट्रा संघ के प्राणी, और वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर भी विद्यमान होता है, यानी मेसोडर्म भी पाया जाता है, तो ऐसी स्टेज त्रिकोरकी कहलाती हैं। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट संघ तक के जो प्राणी हैं उनमें ये त्रिकोरकी यानी तीनों भ्रूणीय स्तर विद्यमान होते हैं। इस प्रकार जीव में कम से कम दो भ्रूणीय स्तर तो होते हैं, अधिकतम तीन पाए जाते हैं। तो दो का उदाहरण है सिलेंटेट्रा संघ के प्राणी, और बाकी में प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से लेकर जो कॉर्डेट संघ के प्राणी हैं उन सब में तीन भ्रूणीय स्तर विद्यमान होते हैं। ये देखिएगा चित्र से स्पष्ट है। ये जो पहली संरचना दे रखी है द्विकोरक स्टेज की, इसमें आप देख सकते हैं यह बाह्य त्वचा जो दिखाई दे रही है यहाँ तक, ये वाला भाग बाह्य त्वचा का है, और ये वाला भाग दिख रहा है आपको कोशिकाओं का, ये अंदर की त्वचा। इसके बीच वाला जो खाली भाग है जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, ये बिल्कुल खाली भाग है, इसमें कोई कोशिकाएं नहीं। ठीक है, तो ये द्विकोरक स्तर होता है। और इस त्रिकोरक स्तर में देखिएगा, इसमें ये बाह्य त्वचा है एक्टोडर्म, फिर ये अंदर की त्वचा, ये मेसोडर्म, ये सबसे अंदर की होती है, ये कहलाती है एंडोडर्म। तो इस प्रकार तीन भ्रूणीय स्तर अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसे त्रिकोरक स्टेज भी कहते हैं। अंत में इस वीडियो से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, जिसमें पहला है स्पंज में किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, तो इसके बारे में आपको नोटबुक में बताना है। फिर है प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है उसमें किस प्रकार का संगठन पाया जाता है। तीसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र कौन कौन से प्रकार का होता है, तो दो प्रकार हमने पढ़े हैं, खुला तथा बंद, उसके बारे में बताना है। फिर है अरीय सममिति क्या होती है, उदाहरण भी दीजिए, तो अरीय सममिति जो होती है उसके बारे में उदाहरण देकर समझाना है। और अंत में है त्रिकोरकी संगठन क्या होता है, तो जो भ्रूणीय स्तर पढ़े थे हमने वो त्रिकोरकी संगठन के बारे में आप उसके बारे में अपनी नोटबुक में समझाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।